Financial management. I'm doing it along with NCRT. That would be better. While in the revision, I had told you that what is financial management about. देखिए, हर एक कंपनी, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो एक बहुत बड़ा फर्म हो, चाहे वो एस्टैब्लिश्ड हो या फिर एस्टैब्लिशिंग हो, money is one of the basic needs that a business needs. तो अब कंपनीज में क्या होता है, व्हेन वी कम टॉक अबाउट द बिजनेस, तो बिजनेस में क्या होता है, हमें पैसा चाहिए भी, हमें पैसा लगाना भी है, एंड व्हेन इट गिव्स अ रिजल्ट, हमें जब प्रॉफिट मिलता है तो उसको हमने जो है अप्रोप्रिएटली डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। एंड इन सब चीजों के लिए यू नीड अ स्ट्रॉन्ग प्लानिंग. In the last term we had already done the chapter what we call as planning. तो हमने planning के अंदर पढ़ा था that planning is something which foresee about the future. तो आपको अपने अमाउंट, अपने फंड को भी ऐसे प्लान करना है that whenever the business requires you are having the money readily available. Now readily available का मतलब ये नहीं कि हमने बैंक से उठाया और पैसा लगा दिया. No, means आपके पास ऐसे सोर्सेज हैं जहां से आप इजीली पैसों को जो हो प्रोक्यूर कर सकते हो. नाउ व्हाई? अगर मान लो हमारे पास ऐसे सोर्सेस नहीं है तो व्हाट विल हैपन इज वी मे फॉल इनटू डेट ट्रैप, बिकॉज नो बिजनेस कैन ऑलवेज हैव अ प्रॉफिट पीरियड. कभी कभी ऐसा पीरियड भी होता है जब कंपनी ना तो प्रॉफिट नो लॉस में होती है. समटाइम्स इट मे बी अ हायर प्रॉफिट, समटाइम्स इट मे बी अ लोअर, इट मे बी अ लॉस. तो वी हैव टू अकोमोडेट ऑल दोज डेज, और इसीलिए we need to manage the funds, the capital, the investment decisions or the dividend decisions. Now let us come to this. I'm starting from this. All have means अगर हमारे पास है कैपिटल स्ट्रक्चर है, रिस्क है, प्रॉफिटेबिलिटी है. अगर कंपनी प्रॉफिट में होगी तो एम्प्लॉयज को सैलरी देगी, कंपनी प्रॉफिट में होगी तो शेयर होल्डर्स जो है उनको डिविडेंड देगी, अगर डिविडेंड नहीं देगी तो शेयर होल्डर्स जो है दे विल विड्रॉ द मनी. So that is why a manager requires the understanding of business finance, the financial decisions related to that. और जब आप डिसीजन लोगे तो आपको रिस्क का भी पता होना चाहिए, आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है, आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है. दिस हैज टू बी अप्रोप्रिएटली प्लान्ड. यानी कि द सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन हाउ वेल finance is invested in assets and operations, and how timely and cheaply the finances are arranged, whether it is within the source or outside. Money required for carrying out any business activity is called as business finance. And as I said, whether it is a startup, whether it is a well established organization or एक्सपैंड कर रहे हो, हर जगह पर यू वुड बी रिक्वायरिंग फाइनेंस. द पर्पस मे बी डिफरेंट. समटाइम्स इट मे बी टू रन वर्किंग कैपिटल, समटाइम्स इट मे बी टू मॉडर्नाइज यानी कि आपका एसेट्स, समटाइम्स इट मे बी बाइंग द एसेट्स लाइक मशीनरी, फैक्ट्रीज. कभी आपको ट्रेडमार्क के लिए चाहिए, पेटेंट्स चाहिए, आपको एक्सपर्टीज चाहिए, उसके लिए आपको पैसा लगाना है. डे टू डे ऑपरेशंस के लिए आपको पैसा लगाना है. व्हेन वी से इट इज फॉर द एसेट्स ऑन अ लॉन्ग टाइम, मॉडर्नाइजिंग हो गया, डाइवर्सिफाइंग हो गया, एसेट्स खरीदने के लिए हो गया, तो उनको हम लोग जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल में लाते हैं. वेयर इज बाइंग मटीरियल, पेइंग बिल, सैलरी, कलेक्टिंग द कैश, ये सब हमारे शॉर्ट टर्म बिजनेस होते हैं. यानी कि इनके लिए हमें मीडियम या फिर शॉर्ट टर्म मनी रिक्वायरमेंट होती है. सो
availability of adequate finance is very crucial for survival and growth. फाइनेंस हमारे पास ऐसे तो आएगा नहीं. हमें लगता है कि हमने बिजनेस किया, हमारे पास प्रॉफिट आया और बिजनेस वाले जो है वो प्रॉफिट यूज करते हैं, तो नेवर. इफ यू लुक इनटू द लाइफ ऑफ एनी फाउंडर, कोई भी बड़ी कंपनी लो या छोटी कंपनी लो, जब वो उसको इनकॉर्पोरेट कर देता है ना, उसके बाद जो मैनेजर्स होते हैं दे नीड टू टेक द डिसीजंस. इट इज नॉट कि हम अपने घर का पैसा निकाल के बिजनेस पे लगाते. ओनली इट इज पॉसिबल इन सोल. अगर हम लोग एक प्रॉपर बिजनेस बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं, तो वहां पर वी हैव टू मैनेज इट. यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज concerned with the optimal procurement as well as usage of finance. यानी कि कम से कम. For optimal procurement हम क्या करते हैं, डिफरेंट सोर्सेस को आइडेंटिफाई करते हैं. एक एक चीज का प्लस और माइनस, मेरिट्स और डीमेरिट्स, उनको हम एनालाइज करते हैं. and these are not done on in the larger ground जैसे हम लोगों को लगता है, because we all are living in a consumer world. तो हमें लगता है कि ओके ये जो मतलब कि ये फोन है ये 10,000 रुपए का, चलो 10,000 का मतलब ये कंपनी को जो है 2,000 का पड़ता, तो 8,000 उनके बिजनेस में चला गया. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. इट्स नॉट सो easy. If they have spent that 2,000 rupees in making this phone, so they will be identifying the even the penny, उसको कंपेयर करते हैं. दे कंपेयर इट विद डिफरेंट सोर्सेज अवेलेबल. कभी कभी क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 2% है, दूसरी जगह 3% है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस आपके जो है 3% वाला हमारे लिए ठीक रह सकता है. सो वी गो थ्रू दैट वे. हम उससे मतलब कि एसोसिएटेड रिस्क. सिमिलरली द फाइनेंस so procured need to be invested in a manner कि जो आपका रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट है, इट डज नॉट एक्सीड द कॉस्ट एट विच इट हैज बीन प्रोक्यूर्ड. ये मैंने आपको पिछली बार भी करवाया था. दैट ROI जो है वो हमेशा आपका जो है, इट शुड बी मोर देन द इंटरेस्ट दैट वी आर पेइंग. इन अ वेरी वेरी सिंपल मैनर, अगर मुझे 10% में इंटरेस्ट मिल रहा है और मेरा प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 7% है, तो मैं कभी भी इंटरेस्ट नहीं ले सकती. क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन मेरा अगर 7% है तो मेरे पास में कैश इन हैंड नहीं होगा. मुझे हर महीने जो है आई हैव टू गिव बैक द इंटरेस्ट, आई हैव टू पे द प्रिंसिपल अमाउंट. सो ROI जो है मेरा हमेशा इंटरेस्ट से जो है ज्यादा होना चाहिए. फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स, जिसको हम कॉस्ट मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं. Keeping the risk under control and achieving effective deployment of such funds. Deployment मतलब उन्हें पैसों को लगाना. ऐसा ना हो कि कहीं idle finance पड़ा हुआ आपके पास में. It ensures availability of enough funds whenever required, as well as avoiding idle finance. Needless to emphasize, the future of a business depends a great deal on the quality of its financial management. और इसीलिए एक financial manager का जो रोल होता है in any company is more than anything else. This is because एक बिजनेस का पूरा जो अगर मार्केटिंग उसको खरीद रहा है, उसकी कंपनी को एक गुडविल दे रहा है, कंपनी का ब्रांड बिल्टअप कर रहा है, तो फाइनेंशियल मैनेजर वो होता है जो इसके पीछे होता है. The role of a financial management cannot be overemphasized since it has a direct bearing on the financial health of a business. जैसे बैलेंस शीट, P&L, जहां जहां आपका अमाउंट आपका जो है पेपर पे बनेगा, that is going to reflect. Almost all the items in the financial statements of a business are affected directly or indirectly due to the management decisions.
ये वाला आपके पेपर में नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ मोटे मोटे तौर पे बता रही हूँ. द साइज एंड कॉम्पोजिशन, द क्वांटम अमाउंट ये नहीं है, बट मैं मोटा मोटा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि व्हेन यू आर स्टडिंग द वर्ड्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड. किसी चीज को स्किप करके हम जा नहीं सकते. हाँ, ये एज अ क्वेश्चन नहीं आएगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई. मीन्स जब आप कंपनी को चला रहे हो एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, तो जब आपका जो फाइनेंशियल डिसीजंस है, वॉट एवर यू आर गोइंग टू टेक, वेदर इट इज इन्वेस्टमेंट, वेदर इट इज डिविडेंड, आपकी कंपनी का फिक्स्ड एसेट्स क्या है, देन करंट एसेट्स, आपके कैश, आपका इन्वेंट्री, आपका रिसीवेबल, व्हाट इज दैट, देन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड हमें कैसा चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें कैश इन हैंड ज़्यादा चाहिए होता है, वर्किंग कैपिटल हमें ज़्यादा चाहिए होता है. हमारी जो कंपनी है, इट इज़ हैविंग, हमारा जो मतलब कि बिजनेस है, उसमें जो साइकिल है वो लंबा है. तो जब तक सामान बिक कर हमारे हाथ में वापस पैसा नहीं आएगा, वी हैव टू हैंडल द मनी. वी नीड टू हैव द शॉर्ट टर्म फंड एंड लॉन्ग टर्म फंड ऑल्सो. देन कभी ज्यादा डेट, कभी ज्यादा इक्विटी. अगर इसका प्रोपोर्शन ठीक नहीं होगा, मीन्स इफ द कंपनी हैज फॉलन इनटू द डेट ट्रैप, then definitely the company is going to be in loss. But at the same time, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है जो अभी रिसेंटली हुआ था, जो दिस, इवन दो इट इज अ स्टार्टअप, दैट इज आपका भारत पे. तो जो उसका फाउंडर था, इवन उसको जो है रिजाइन करना पड़ गया, बिकॉज फाउंडर के पास राइट नाउ ही इज हैविंग ओनली 9% ऑफ द शेयर्स, द रेस्ट हैज बीन सोल्ड इनटू द इक्विटी. तो अब उसका कंट्रोल नहीं है, एंड ही इज जस्ट लाइक अ शेयर होल्डर. तो अगर आपने इक्विटी को ज्यादा, if you have diluted, then also it may be problem. If you are taking too much of loan, it is also a problem. So you have to see whether you need to take the loan or not. कभी कभी प्रोजेक्ट को हम लोग जो है पोस्टपोन भी कर सकते हैं. Then each of these, आप डेट लेते हो, आप कैश रिसीवेबल रखते हो, आप मतलब कि इफ यू आर कीपिंग एनीथिंग, अगर आपका ट्रेड क्रेडिट है, एनीथिंग विच यू आर गोइंग टू पुट इट इन द P&L, and then it will be directly reflecting in the balance sheet. और इसीलिए जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो हमारा जो फाइनेंशियल डिसीजंस है, अगर किसी कंपनी का बैलेंस शीट हम पढ़ते हैं, व्हेन वी आर डूइंग, व्हेन वी आर ऑडिटिंग, तो वो कंपनी के स्ट्रेंथ को बताता है. So that is why a good financial management needs to be understood and it should be carefully handled. अब आपके दो क्वेश्चंस आते हैं, एक आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग और दूसरा आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो डू नॉट कंफ्यूज. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है फंड कहाँ से आएंगे, कहाँ इन्वेस्ट करना है, मतलब कैसे इन्वेस्ट करना है, एंड देन व्हाट इफ द प्रॉफिट आता तो उसको हमने कैसे डिवाइड करना है. एंड फाइनेंशियल प्लानिंग होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल कितना खरीदेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल कितना रखेंगे, ये सारा हम प्लान करते हैं जिससे कि ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये सारा जो है, दिस इज इफेक्ट. सो द प्राइमरी एम, अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा होगा तो कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगा, शेयर्स की मार्केट बढ़ेगा, एंड दैट मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शेयर होल्डर्स का वेल्थ बढ़ेगा. if you bought a share for 100 rupees and after 10 days उस शेयर्स की कीमत अगर 200 है, तो दैट मीन्स उस कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब मैं तो वैसे कम वो बोल रही हूँ, एक साल में तो हम, सॉरी 10 दिन में तो हम किसी कंपनी को एनालाइज नहीं करते हैं, बट जस्ट मैं बता रही हूँ, अगर उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो दैट मीन्स द डिसीजंस दैट आर टेकन इन दैट कंपनी आर वाइज. क्यों लोग अदानी या फिर अंबानी, टाटा, इनके शेयर्स पर ज्यादा करते हैं? बिकॉज इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है.
So that is wealth maximization concept. The market price of a company's shares is linked to three basic financial decisions. मीन्स अगर कंपनी के वो तीनों डिसीजंस अच्छे हैं तो मार्केट की वैल्यू उस कंपनी की अच्छी रहती है. दिस इज बिकॉज अ कंपनी फंड belong to the shareholders and the manner in which they are invested, the return earned by them determines their market value and price. It means maximization of the market value of equity shares. अगर इक्विटी शेयर की कीमत बढ़ रही है तो शेयर होल्डर की कीमत बढ़ गई. जिस शेयर होल्डर ने 1 लाख रुपए लगाया था और अगर उसकी शेयर होल्डर शेयर्स की कीमत 2 लाख हो गई है तो दैट मीन्स उसको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मिल गया है. दैट मीन्स उसका वेल्थ मैक्सिमाइज हुआ है. All the financial decisions aim at ensuring each decision is efficient and adds some value. Such value additions tend to increase the market price of shares. So इसीलिए हमें जब हम लोग ये decisions लेते हैं तो then which will ultimately prove gainful from the point of view of shareholders. The shareholders gain अगर shares की value ज़्यादा होगी. They will loss अगर उसकी कम होगी. So that is why the main object of financial management is to maximize the price of equity shares. या equity shares को हम owners wealth भी कह सकते हैं. So when a decision is taken about in a new machine, तो हमें सबसे पहले देखना पड़ता है वो मशीन की ज़रूरत है, उस मशीन से हमें लॉन्ग टर्म में कितना बेनिफिट मिलेगा, उसका कॉस्ट क्या है और उससे हमें फ़ायदा कितना मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपकी कंपनी जो है इट वांट्स टू टेक अप अ फोटोस्टेट मशीन. फोटोस्टेट मशीन वैसा मशीन नहीं जो कि आप लोग देखते हो इन द कंपनीज, दे हैव अ लार्ज फोटोस्टेट मशीन होती है. उस मशीन से दे डू प्रिंटिंग ऑल्सो. यस, प्रिंटिंग ऑल्सो. उसमें वो लोग फोटोस्टेट भी निकालते हैं. देन दे हैव अदर, मतलब कुछ तो पहले ज़माने में तो होता था फैक्स फैक्स वगैरह भी उससे अटैच होते थे. सो ये देखा जाता है कि उस कंपनी में एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितनी प्रिंटिंग का काम है. अगर बाहर से करवाते हैं तो वो कितना सस्ता पड़ता है, अगर ये मशीन खरीदेंगे तो वो कितना सस्ता पड़ेगा, कितना महंगा पड़ेगा. यानी कि व्हेन द फाइनेंस इज प्रोक्यूर्ड द एम इज टू रिड्यूस द कॉस्ट सो दैट द वैल्यू एडिशन इज इवन हायर. ऐसा नहीं है कि चलो भाई खरीद लो, इट्स ओके. इट्स नॉट लाइक ओके, इट हैज टू बी सीन कि हमें फायदा कितना होगा. In fact, in all financial decision, major or minor, the ultimate object that guides the decision maker is that some value addition should take place. This is, I'm telling this one, मतलब कंपनीज में फर्नीचर खरीदते हैं उसका whatever machines, whatever assets they buy, हर एक जो एसेट है उसका वो देखते हैं कि whether it is feasible or not. All those avenues of investment, modes of financing, way of handling the components of working capital must be identified, जिससे कि इक्विटी शेयर का जो दाम है वो बढ़े, क्योंकि वो एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग है. तो व्हाट आर द फाइनेंशियल डिसीजन जो हम अभी तक कहानी पढ़ रहे, मतलब 3 मेजर क्वेश्चंस हमारे सामने होते हैं कि जिसमें हमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव लेना पड़ता है. In a financial context, it means a selection of best financial alternatives and best investment alternatives. And these are investment decision, सबसे पहला. सेकेंड आपका आ जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी कि पैसा कहाँ से आएगा. एंड थर्ड आ जाता है आपका डिविडेंड डिसीजन. These are the 3 major decisions that we need to take. Now what is investment? Means आपकी कंपनी को लेना है कैपिटल लॉन्ग टर्म. Either you call it as capital, either you call it as long term,
आपको इन्वेस्ट करना है. A firm's resources are scarce in comparison to the uses to which they can be put. So they have to choose where to invest these resources, जहां से उनको हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न मिले. यानी कि अलग अलग एसेट्स, जो मैंने भी आपको एक फोटोस्टेट का दिखाया, दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल. इनसाइड द ऑफिस प्लांट भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकती है, कोई मतलब कि मकान भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, एनीथिंग. बट हमें ये देखना है कि उसका यूसेज क्या रहेगा. मान लो एक कंपनी जो है वो एक घर खरीदना चाहती है गेस्ट हाउस की तरह, तो नाउ दे विल बी टेकिंग द ऑल्टरनेटिव्स कि भाई अगर हम घर को किराए पे लेते हैं तो हमें कितना फायदा मिलेगा, और अगर हम इसको खरीदते हैं तो हमें कितना फायदा मिलेगा. क्योंकि उसके अंदर आपका टैक्स पॉलिसी भी आ जाता है, आपके मतलब कि आप कहाँ से उस पैसे को लेने वाले हो ये भी आ जाता है. सो दैट इज वेरी क्रूशियल. Investment decisions can be long term or short term. हाँ, machine is always investment. A long term investment decision is also called a capital budgeting decision. It involves committing the finance on a long term basis. For example, making investment in a new machine or new fixed asset. ये जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ ना, these all comes as a case study. ये पूरा का पूरा ऐसे केस स्टडी आ जाता है that this particular company is deciding on buying a new fixed asset, या फिर if they want to open a new branch in another city, ऐसे करके आता है the entire passage. For example, making investment in a new machine to replace or acquiring a new fixed assets. Now अगर मान लो आपको जो है यू हैव टू ओपन, मतलब एक कंपनी है, दे वांट टू ओपन अ न्यू ब्रांच, एक होटल है, एक रेस्टोरेंट है, दे वांट टू ओपन अ न्यू ब्रांच. दैट्स दैट मीन्स ब्रांच ओपन करना तो उनको जगह भी चाहिए होगी. जगह हो सकता है जगह उनके पास ऑलरेडी है, लेकिन उनको फिक्स्ड फर्नीचर फिक्स्ड जो फिक्सचर्स है एंड फर्नीचर्स है, वो फर्नीचर है वो चाहिए होगा. सो व्हेन यू आर, और ये जो चीजें हम खरीदते हैं, मशीन हो गई या फिर आपका जो है व्हीकल हो गए आपके, या फिर आपके एनी फिक्सचर्स हो गए, दे आर ऑल लॉन्ग टर्म. बिकॉज इसका जो अर्निंग कैपेसिटी है दैट शुड बी ऑल्सो ऑन द लॉन्गर टाइम. हम काम चलाओ नहीं ले सकते हैं, एंड यू कैन नॉट इन्वेस्ट एवरी सेकेंड ईयर कि चलो अभी 2 साल के लिए इससे काम चलाते हैं फिर देखते हैं. So you have to be very, very alert while you are making the decisions in this regard. These decisions are very crucial for any business since they affect its earning capacity in the long run. The size of assets, profitability, competitiveness, मतलब वो कितना अच्छा है, कितना प्रॉफिट दे सकता है, कितना बड़ा है. Moreover, these decisions normally involve a huge amount of investment and are irreversible and are irreversible. मतलब आप, मैंने जैसे बोला, आपने 2 साल के लिए कर दिया, उसके बाद जो है ये नहीं बोल सकते कि चलो दोबारा कर से. आपने 1 करोड़ लगाया, उसके बाद आप 2 साल बाद दोबारा 1 करोड़ नहीं लगा सकते हो. वो आप तभी लगा सकते हो एक्सेप्ट एज अ ह्यूज कॉस्ट. मीन्स दीज कैन नॉट बी रिवर्स्ड. और अगर आप दोबारा से करना चाहते हो then you have to pay the money. Therefore, once made, it is often almost impossible for a business to wriggle out of such decisions. And that is why they need to be taken with utmost care. ये जो अभी जो हमने 4-5 लाइंस पढ़े हैं ना, ये पेपर में ऐसा ही केस स्टडी में आता है और उसमें लिखा हुआ होता है इट इज. तो फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मैनेजर. Identify and state the decision taken by the financial decision taken by the finance manager. So when you are
buying an asset. It is irreversible. You are putting your money on a long term investment. These decisions are concerned with taken by those who understand them comprehensively. A bad capital budgeting decision normally has a capacity to severely damage the financial fortune of a business. Short term investments, यानी कि हमारे वर्किंग कैपिटल, आर कंसर्न विथ हैंड में कितना पैसा है, इन्वेंट्री आपका स्टॉक, कितना पैसा आना है, यानी कि जो डे टू डे बिजनेस होता है वो हमारा. These affect the liquidity as well as profitability of a business. So you should have efficient cash. Inventory आपकी manage होनी चाहिए. Receivables are essential ingredients of a sound working capital. यानी कि हमारे पास दो decisions होते हैं और कैपिटल बजटिंग यानी कि कैपिटल को कैसे हमने प्रोक्यूर करना है, किस कैपिटल में हम पैसा लगा सकते हैं. किस कैपिटल में हम लगा सकते हैं, दैट वी हैव टू प्रोक्यूर. बट अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आर ऑफन अवेलेबल टू अ बिजनेस टू इन्वेस्ट. बिजनेस हर एक में नहीं करता है. अभी अगर आप में से जिन बच्चों ने शार्क टैंक वगैरह देखा होगा तो यू मस्ट हैव सीन, अभी मैं पीछे पढ़ रही थी कि देयर वर मेनी, मतलब कि जो जो टैंक्स शार्क टैंक्स आए थे, दे सेड दैट दे हैड इन्वेस्टेड इन मेनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स व्हिच वर यूजलेस. क्योंकि आपको, आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो एक ही चीज होती है और वो होता है कि आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है. मे बी रिटर्न्स आर स्लो. Each project has to be evaluated carefully and depending upon the returns a particular project is either selected or rejected. इसमें आपके पेपर में आता है इस वाले, मतलब कि देयर वर टू प्रोजेक्ट्स, और ये बिल्कुल सिंपल 2 मार्कर में आएगा, 2 मार्कर में आता है या 3 मार्कर में आता है कि देयर वर टू प्रोजेक्ट्स ए एंड बी. तो ए में उसका इन्वेस्टमेंट जो रेट ऑफ रिटर्न जो था वो 10% था, बी में उसका 6% था, तो विच इज वायबल, वो आपका आता है. दिस इज एंड वाई. There are certain factors which affect the capital budgeting decisions. Cash flow of the project. आपने प्रोजेक्ट लिया है. When a company takes an investment decision जिसमें आपका ज़्यादा पैसा है, तो it also expects to generate some cash flows over a period. मतलब आपका कितना पैसा आने वाला, कैश रिसीव्स, पेमेंट ओवर द लाइफ ऑफ एन इन्वेस्टमेंट. सो यू हैव टू एनालाइज. कैसे? मान लो कि एक कंपनी इन्वेस्ट कर रही है किसी भी प्रोजेक्ट में. इट्स इन्वेस्टिंग इन एनी प्रोजेक्ट, इट इज इन्वेस्टिंग इन ए प्रोजेक्ट. नाउ ए प्रोजेक्ट में आपका जो कैश है वो 10 महीने बाद आएगा. यानी कि 10 महीने आपका जो पैसा है इट हैज बीन लॉक्ड इन दैट प्रोजेक्ट. हो सकता है कि आप उस पैसे को अगर आप बैंक में लगाते हो तो यू आर गेटिंग मोर मनी. तो यू हैव टू केयरफुली एनालाइज whether it is going to be beneficial or not. The second is rate of return. ROI हम बोलते हैं. ये मैं अभी आपको बार बार करवा चुकी हूँ. The same question is there, the same example is there. These calculations are based on the expected rate from each proposal and assessment of the risk involved. For example, there are two, एक में 10 है, एक में 12 है, तो कौन सा प्रोजेक्ट हमें सेलेक्ट करना चाहिए. थर्ड इज द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व. यानी कि आपको, मतलब आपको जो है, यू हैव टू कैलकुलेट. एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड. द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ कैलकुलेशंस. कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे. अगर आप उस पैसे को यू आर टेकिंग ऑन से लोन, तो इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, what will be the cash flow, what will be the returns, and you will be having different techniques
ये whenever you are doing your MBA वहाँ पढ़ोगे आप लोग। ये आपके कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स होते हैं। देर आर सो मेनी फार्मूलाज, यू हैव टू पुट दोज फार्मूलाज जिसमें हम लोग एक्चुरियल साइंस या फिर फाइनेंशियल पढ़ते हैं, उसमें हम लोग एक एक प्रपोजल को सेलेक्ट करते हैं। सो दैट इज वाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल वी आर इन्वेस्टिंग इन अ प्रोजेक्ट। हमें देखना पड़ेगा कि उस प्रोजेक्ट का हम पे कितना, हमारे बिजनेस पे कितना फायदा होने वाला है। होता क्या है कि हम देखते हैं एक बड़े बिजनेस ने जो है उसने इस कंपनी को ओवरटेक किया, चलो भाई हम भी कर लेते हैं। उस कंपनी में और आपकी कंपनी में बहुत फर्क हो सकता है। So you have to analyze whether that particular investment is going to be feasible for your company or not. Second is financing decision, यानी आप कितना पैसा कहाँ से उठाना चाहते हो। The quantum of finance to be raised from various long term sources. Short term हम लोग पढ़ेंगे working capital में। शॉर्ट टर्म विल बी स्टडीड अंडर वर्किंग कैपिटल। लॉन्ग टर्म का मतलब हो जाता है कि जो आप इक्विटी के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू यू आर गोइंग टू रेज दैट मनी, दैट हैज टू बी एनालाइज्ड whether you want to go for a long term loan, you want to go for debentures, you want to go for equity shares, and उसके लिए आपके अलग अलग associated risk है। इक्विटी के अंदर जो है you have to pay more tax अगर डिविडेंड आता है तो। इंटरेस्ट के अंदर आपका जो, इफ यू आर टेकिंग द लोन, तो आपको जो है यू आर नॉट सपोज टू पे मोर टैक्स, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू पे रेगुलर इंटरेस्ट। दोनों में रिस्क है। तो कौन सा रिस्क आपके लिए बेटर है, कौन सा बेटर है, दैट यू हैव टू सी। द मेन सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर अ firm are shareholders funds and borrowed funds. The shareholder funds means equity capital and retained earning. इसमें मैं अभी एक पॉइंट लगवाऊंगी। अगर आपके पेपर में मे बी, मतलब कि इन द बोर्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज कम मेनी टाइम्स, तो प्लीज पे अटेंशन टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। द शेयर होल्डर्स रेफर्स टू द इक्विटी कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, एंड बोरोड मीन्स डिबेंचर्स और डेब्ट, जो कि हम लोग वो न्यूमेरिकल बनाते हैं ना, वो न्यूमेरिकल हम यहीं से, इसका मतलब कि थ्योरी है। Now the firm has to decide the proportion of fund to be raised from either sources. मतलब interest on borrowed funds have to be paid regardless of whether or not a firm has earned a profit. आप चाहे काम कर भी नहीं रहे हो, आपकी कंपनी शट डाउन भी है, then also the interest has to be paid. Likewise, the borrowed funds have to be repaid at a fixed time. So this is the financial risk which is associated with borrowed funds. The risk of default on payment is known as financial risk, which has to be considered by a firm likely to have insufficient shareholders to make these fixed payments. Shareholders' funds, on other hand, no commitment regarding payment or repayment. और इसीलिए the firm needs to have a judicious mix of both debt and equity in making financial decisions, which may be debt, equity, preference shares, retained earning, सबको हमें लेकर चलना पड़ता है। The cost of each type of finance has to be estimated. This is what the numerical form is coming. यही आपका वो है जो numerical form में आपका आता है। That debt is considered to be cheapest. ये सब कुछ आप लोग underline कर लोगे if you have the book. Why debt is considered as the cheapest? Because tax deductibility of interest makes it simple. उस दिन जब मैंने आपको वो करवाया था तो I showed you कि when you are paying the tax, जब आप टैक्स को पे करते हो, मतलब आपके पास 100 रुपए आपका अर्निंग है, आपकी अर्निंग 100 रुपए है और आपको 20 रुपए टैक्स देना है। लेकिन अगर आपने कर्जा ले रखा है, इफ यू हैव टेकन अ लोन, तो पहले यू विल बी पेइंग द इंटरेस्ट, यानी कि 100 रुपए में से आपने 10 रुपए इंटरेस्ट दे दिए। नाउ यू विल बी पेइंग टैक्स ओनली ऑन 90 रुपीज, यानी कि वो हमें सस्ता पड़ता है। बट
associated risk is also different. For example, pay interest on debt, redeem the principal amount on maturity. भाई 3 साल बाद आपको वापस करना डिबेंचर. There is no such compulsion to pay any dividend on equity shares. There is some amount of financial risk in debt finance, so you have to calculate the proportion. The fundraising exercise also costs something. लेकिन अब आप इक्विटी शेयर पे आ जाओ. अभी तक तो हमने डेप्ट के बारे में पढ़ा, बट अब हम आते हैं इक्विटी शेयर्स पे. तो इक्विटी शेयर्स को रेज करने से पहले यू हैव टू गो थ्रू मेनी फॉर्मेलिटीज. Theoretical formalities, plus you also need a good amount of money to raise that capital, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था फाइनेंशियल मार्केट के अंदर commercial paper, which is also called as bridge financing, because you need money to raise a capital. You need to you need the prospectus के लिए आपको पैसा चाहिए, underwriters के लिए पैसा चाहिए. This cost is called as flotation cost. The amount which is required to raise equity share is called as flotation. Financing decision is thus concerned with decisions on how much to be raised from which source. This decision determines the overall cost of capital and financial risk of the enterprise. These are the factors affecting financing decisions. बेटा देखिए, factors affecting investment, factors affecting financing, factors affecting dividend, factors affecting working capital, factors affecting long term capital. आपके 5 अलग अलग factors हैं. Now, what are the factors? Means the cost of raising funds through different sources. आपको वो कॉस्ट देखना, जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो आप इक्विटी में लेना चाहते हो तो आपको फ्लोटेशन कॉस्ट है आपके पास. आप डिबेंचर लेना चाहते हो उसके लिए आपके पास है. द रिस्क, इंटरेस्ट, आपकी जो है कैश फ्लो अगर इजी है, कैश फ्लो अच्छा चल रहा है, जिसमें आपका पैसा आता रहता है, तो आप इंटरेस्ट दे सकते हो. बट अगर ऐसा नहीं है तो देन द रिस्क इज मोर. फ्लोटेशन कॉस्ट, कैश फ्लो पोजीशन, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब अगर आपकी कंपनी की अपनी बिल्डिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर कंपनी रेंट पर है तो कंपनी का रेंट जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम जाएगा, यानी कि वी हैव टू, ये सबको हमें देखना पड़ेगा. हेंस लोअर डेब्ट फाइनेंसिंग इज बेटर. अगर आपका फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है तो आपको जो है डेब्ट कम लेना चाहिए. ये पेपर में आता है. दिस वन कम्स इन द पेपर, मतलब आया हुआ है. सिमिलरली, इफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लेस, then more debt financing may be preferred. This you have to see कि आपका हर महीने कितना कैश बाहर जाता है. ज्यादा जाता है तो आपको डेप्ट कम लेना चाहिए, कम जाता है तो आप डेप्ट ले सकते. कंट्रोल. इक्विटी शेयर का मतलब क्या है? आपका अभी जो मैंने आपको अशनीर ग्रोवर का दिया था, that once you dilute your equity shares, your control on the company is reduced. So, companies afraid of takeover bid prefer debt to equity. उनको लगता है धीरे धीरे उनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा, एंड इट मे बी कि जो सामने वाला है वो लोग मिलकर हमारी कंपनी को ओवरटेक कर लेंगे, ऐसा भी हो सकता है. स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, दिस इज स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट जो है आपके मैक्सिमम इक्विटी शेयर्स के लिए हमेशा ही देखेंगे. अगर स्टॉक मार्केट अच्छा है तो लोग इक्विटी खरीदते हैं, और उस वक्त में आप शेयर्स को मार्केट में उतार सकते हो. लेकिन अगर शेयर मार्केट इज डाउन, राइट नाउ जैसे भी डाउन है, राइट नाउ भी डाउन है बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर, इस वक्त में अगर कंपनीज शेयर मार्केट में, मतलब अगर वो आईपीओ निकालेंगी तो पता क्या होगा? कोई भी नहीं खरीदेगा उसे. मतलब कोई का मतलब कोई नहीं है. द एक्सपेक्टेड परचेज वुड नॉट बी देयर.
So we have to analyze all these before we are taking any decision. The third decision is dividend, यानी कि पहले हमने पैसा कहाँ लगाना है. अगर हमें पैसा चाहिए लॉन्ग टर्म में लगाने के लिए तो वो पैसा हम कहाँ से उठा सकते हैं. अगर हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग है तो दैट इज़ द चीपेस्ट, क्योंकि हमारे पास जो मनी है हम उसी को लगा रहे हैं. या डेप्ट लेना है या फाइनेंस, या फिर हमें जो है इक्विटी शेयर लेना है. नाउ योर कंपनी हैज अर्नड डिविडेंड. डिविडेंड डिक्लेयर करना जो होता है, इट इज नॉट नेसेसरी एवरी ईयर. देर आर रूल्स, मतलब कंपनीज पे रूल्स होती हैं कि किस कंपनी को कितने टाइम में डिविडेंड डिक्लेयर करना होता है. बट दिस डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल मैनेजर कि वो डिविडेंड को कैसे डिक्लेयर करना चाहता. मतलब मान लो एक कंपनी 10% अर्न करती है, तो the 10% entire is never distributed among the shareholders. They will keep some money as retained. So that depends on various factors. Dividend is that portion of profit which is distributed to shareholders. And how much of the profit earned after paying tax is to be distributed, or how much it should be retained. While the dividend constitutes a current income, reinvestment as retained earning increases the firm's future earning capacity. अगर मैं पैसा बचा के रखूंगी और आगे इफ आई एम एक्सपैंडिंग तो मैं फाइनेंसिंग के लिए जाऊंगी नहीं, मैं रिटेन अर्निंग को यूज कर लूंगी. The extent of retained earning also influences the financing decisions of firm. Since the firm does not require fund to extend of reinvested retained earning, the decision regarding dividend should be taken in view the overall objective of maximizing shareholders. But at the same time, there are many factors जिसको हमें देखना पड़ता है. अब मान लो एक कंपनी जो है वो कहती है कि आई एम मतलब कि वी आर गोइंग टू डिक्लेयर दिस मच ऑफ, लेकिन अगले साल अगर मान लो 10% उनका था और उन्होंने कहा कि हम 9% कर रहे हैं, बट अगले साल उनकी कंपनी का जो प्रॉफिट था वो कम हो गया, तो देन व्हाट विल हैपन. पिछले साल तो आपने हमें 9% दिया था, इस साल तो आप 3% दे रहे हो, तो जो शेयर होल्डर्स होंगे वो विड्रॉ कर लेंगे. सो वी हैव टू सी द स्टेबिलिटी and then we have to decide ki what percentage of the profit we should divide among our shareholders. How much of the profits earned by the company will be distributed as profit and how much should be retained is affected by many factors. ये सारे के सारे आपके पेपर में आते हैं. और डिविडेंड वाला तो बहुत अच्छे से लर्न कर लेना आप लोग. डिविडेंड वाला तो बहुत अच्छे से लर्न कर लेना. डिविडेंड एंड वर्किंग कैपिटल वाला अच्छे से कर लेना. इस वाले में क्वेश्चन आपके आता है ये मतलब कि प्रॉफिट आया था. नाउ द फाइनेंशियल मैनेजर, यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मैनेजर एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट. अमाउंट ऑफ अर्निंग, सबसे पहले तो अर्न कितना कर रहे हो. सेकेंड इज स्टेबिलिटी. एज आई सेड दैट इफ यू आर हैविंग अ स्टेबल अर्निंग, आपको पिछले 4-5 साल की अर्निंग को एनालाइज करना पड़ता है. पिछले साल इतना था, उससे पहले इतना था, उससे पहले इतना था, पैंडेमिक में इतना था, इस टाइम में इतना था, देन यू हैव टू गिव द डिविडेंड. इट शुड नेवर बी बेस्ड ऑन द स्पॉट डिविडेंड कि इस साल तो हो गया, चलो इस बार हम ज्यादा दे देते. हाँ, आप बोनस दे सकते हो. स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स. कुछ कंपनीज होती हैं, दे फॉलो अ पॉलिसी ऑफ स्टेबलाइजिंग द डिविडेंड पर शेयर. The increase in dividends is generally made when there is confidence that the earning potential has gone up, not just the earning of current year. Earning potential has gone up, not the earning of current year. अर्निंग पोटेंशियल का मतलब क्या हो जाता है, यानी कि आगे आने वाले सालों में भी आपकी कंपनी जो है ओवरऑल ग्रोथ कर रही है. और सिर्फ अर्निंग जो है दैट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स. पिछले बार मेरे पास इतने सारे थे, इस बार नहीं है, तो दैट इज अ ग्रोथ फैक्टर. वो हो सकता है, लेकिन अगर आपकी कंपनी ग्रो कर रही है, ब्रांड बना रही है, गुडविल बना रही है, तो उसका पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है. सो डिविडेंड पर शेयर इज नॉट ऑल्टर्ड
if the change in earning is small or seen to temporary in nature. मतलब वो फिक्स्ड कर देते हैं, वी विल बी गिविंग दिस मच, क्योंकि उन्हें पता है उनकी कंपनी ने इतना प्रॉफिट तो अर्न करना ही करना है. तो दैट कंपनी जिनको पता है, दोज हु आर श्योर कि दे आर गोइंग टू हैव दिस मच ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर इन एनी केस, they would have a stable dividend policy. स्टेबल डिविडेंड का मतलब हो जाता है डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉफिट्स, जितना परसेंटेज, 5%, 6%, उतना. ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, मतलब अगर कंपनी ग्रो करना चाहती है, नई कंपनी है या फिर नया प्रोजेक्ट है, सो दे वांट कि दे शुड ग्रो, दे डोंट वांट टू गो फॉर डेट, दे कैन नॉट गो फॉर द इक्विटी, तो वो रिटेन कर लेते हैं, तब वो लोग जो है डिविडेंड कम देते हैं. कैश फ्लो, वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट फॉर एवरीथिंग. भाई अगर आपकी कंपनी में कैश फ्लो ठीक रहता है, द कंपनी मे बी अर्निंग प्रॉफिट बट मे बी शॉर्ट ऑन कैश. सो अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ कैश इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी. शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं, नॉर्मली दे वांट अ हायर डिविडेंड और अ स्टेबल डिविडेंड, हायर डिविडेंड और अ स्टेबल डिविडेंड. सो इफ आपके पास जो शेयर होल्डर्स हैं, इफ दे आर हैविंग द प्रेफरेंस कि उनको रेगुलर इनकम चाहिए, तो आपको थोड़ा ज़्यादा डिक्लेयर करना पड़ता है. सो यू हैव टू ऑल्सो कीप इन माइंड व्हेन यू आर एनालाइजिंग, यू हैव टू टेक ऑल दीज इनटू रिगार्ड. टैक्सेशन पॉलिसी, मैक्सिमम जो आपका टैक्स होता है, काफ़ी रेट ज़्यादा होता है. सो कंपनीज क्या करती हैं, दे शेयर, उसका नाम क्या, डिविडेंड कम डिक्लेयर करती हैं, क्योंकि जितना डिविडेंड आप डिक्लेयर कर रहे हो उस पर आपको प्रॉफिट देना होगा, उस पर आपको टैक्स देना होगा. The choice between the payment of dividend and retaining the earning is some extent affected by the difference in tax treatment of dividend and capital gains. If tax on dividend is higher, then it is better to pay less. As compared to this, higher dividend may be declared if tax rates are relatively low. दो डिविडेंड्स आर फ्री ऑफ टैक्स इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स, बट अब तो वो भी हट गया है, इसमें भी चेंज है. इस साल जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा कि देयर इज अ कैप. इट्स नॉट लाइक कि पहले तो होता था कंप्लीट फ्री था, अब ये है कि आपको अगर मतलब कि इफ़ यू आर अर्निंग मोर देन द गिवन कैप, तो फिर देन यू हैव टू पे द टैक्स, अब दोनों को टैक्स देना पड़ता है. Thus, under present tax policy, shareholders are likely to prefer higher dividends. Stock market reaction, कंपनी अगर अच्छी डिविडेंड देती तो उस कंपनी को हर एक इंसान जो है वो शेयर खरीदता है. Investors in general view an increase in dividend as a good news and stock prices react positively. और अगर डिक्रीज है तो उल्टा हो जाता है. तो यू हैव टू टेक दैट कि आप कैसा चाहते हो अपनी कंपनी का स्टॉक. हाँ, अगर कंपनी का जो है इट इज हैविंग नो मार्जिन, देन कंपनी को उतना ही डिक्लेयर करना पड़ेगा. कंपनीज मार्जिन रखती है हमेशा, दे डोंट डिक्लेयर द एंटायर प्रॉफिट. एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, मतलब कभी कभी आप चाहते हो कि रिटेन्ड अर्निंग के साथ यू ऑल्सो वॉन्ट दैट यू नीड टू टेक द मनी. These companies tend to pay higher dividend than smaller companies which have relatively low access to market. यानी कि अगर आपको पता है कि अगर कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो यू हैव द एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट, आप इक्विटी के थ्रू या डिबेंचर्स के थ्रू कर सकते हो, तो आप हायर डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो. बट वेन यू नो कि यू विल नॉट बी गेटिंग द इक्विटी, आप इतने आसानी से नहीं कर सकते हो या फिर आप इतनी जल्दी से लोन नहीं ले सकते हो, तो यू शुड रिटेन सम अमाउंट. और ये उन कंपनीज के लिए होता है जो ग्रो कर रही हैं, जो न्यू है, उनके लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. लीगल कंस्ट्रेंट्स, अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट, देयर आर सम लीगल कंस्ट्रेंट्स एंड वी नीड टू टेक दैट. कॉन्ट्रैक्चुअल, while granting loans to a company, sometimes a lender may impose some restrictions on the payment of dividends in future. वो आपको यू हैव टू टेक इन कि वेदर योर कंपनी इज कमिंग अंडर, आपने ऐसे टाइम पर लोन लिया है
when the loan was not available to you, when the loan was not available to you, so definitely the banks or the financial institutions may place some restrictions. तो अगर वो है तो आपको डिविडेंड कम देना पड़ेगा. So thus the financial manager has to take all these decisions in a very typical and proper manner. और अगर उसने अपना जो है कैपिटल बजटिंग करना है, जिसको हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, ये आपका कैपिटल बजटिंग है, तो उसको सिचुएशंस को लेकर ही हैज टू कैलकुलेट. This is the one which we'll be doing in the later classes, that what will be the likewise risk, what will be, कौन सा जो है जिसमें आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो रहा है. जैसे आप देखो यहाँ पर 0.93, 1 रुपीज़ 5 पैसा एंड 1 रुपीज़ 40 पैसे लिखा है. तो किस में आपका मैक्सिमाइजेशन है, वेदर इट इज विथ डेप्ट और विदाउट डेप्ट, कौन सा हमारे लिए जो है फीजिबल रहता है, दैट वी कैलकुलेट. इन ओवरऑल फाइनेंसिंग डिसीजन का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब हो जाता है फाइनेंसिंग प्रोपोर्शन, इन्वेस्टिंग द मनी अप्रोप्रिएटली, और जो हमारे पास प्रॉफिट आता है उसको हमें जो है डिवाइड करना अमंग द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. ये तीनों जो है दे आर ऑल जॉइंट टुगेदर. एंड दीज थ्री डिसीजंस जो है दैट एक्चुअली असेस द गुडविल, द ब्रांड ऑफ अ कंपनी इन द मार्केट. And for this we have a planning which we'll be doing in the next class, and that is what financial management is about.